Camera, light, action. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। Welcome to my new video and welcome to my channel. Thank you very much for all of you who always come and watch my message and write down below in comment section. और मेरे सब सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात दोबारा से कहूँगा कि मेरे अनसब्सक्राइबर जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं सब्सक्राइबर की निस्बत। सो प्लीज़ इफ़ देयर इज़ समथिंग हु इज़ वाचिंग माय मैसेज, सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट शुड बी ए ग्रेट फेवर इन रिस्पेक्ट ऑफ मी। और आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडे वाज लाइक ए लास्ट डे संडे। आज लास्ट डे आफ्टर ईद, थोड़ा सा रिलैक्सिंग होने का, दोबारा से बिज़ी होने का टाइम शुरू हो गया है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्पेशली लार्गा दूरासियन परमानेंट कार्ड के हवाले से कि अगर आपके पास स्पेन, इटली, पुर्तगाल किसी भी कंट्री का लार्गा दूरासियन कार्ड हो तो जर्मनी में आके आपने वो चेंज जब आप करवाते हैं तो आप अपने जहन से किसी भी किस्म का ये शक व शुबात निकाल दें कि आपके पुराने मुल्क का जो कार्ड है उस पर कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल उस पर जाननी है तो आप मेरी कल वाली वीडियो देखिएगा। टुडे इज़ आई थिंक 16th of May, so that video I made on 15th of May. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हत्ता कि मुझे कल की वीडियो अपलोड करने के बाद, कल का मैसेज मेरा जो मैंने अपलोड किया है उसके बाद मुझे तकरीबन 4-5 कमेंट इसी में मुझे नज़र आए हैं कि नॉर्वे में हमारा कार्ड चेंज हो सकता है या नहीं, डेनमार्क में चेंज हो सकता है या नहीं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है मूव होने से पहले कि यूरोपीय यूनियन में और शेंजन में कौन से कंट्रीज़ हैं जो हमारे कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, भले वो किसी भी यूरोपीय यूनियन का कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल इटली का जो परमानेंट कार्ड है, या स्पेन का जो लार्गा दूरासियन कार्ड है यूई वाला, या पुर्तगाल का जो कार्ड है लार्गा दूरासियन यूई वाला, वो नॉर्मली एक ही उनकी वैल्यू है पूरे कंट्रीज़ में क्योंकि यूरोपीय यूनियन है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विट्ज़रलैंड में अभी तक यूरो करेंसी नहीं चलती, पोलैंड में यूरो करेंसी नहीं चलती, स्वीडन में यूरो करेंसी नहीं चलती, डेनमार्क में, फिनलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आया क्या सारे कंट्री ही इनकार करते हैं? लेकिन अगर ये भी सोचा जाए तो दूसरी तरफ स्वीडन जो है वो कार्ड को एक्सेप्ट करता है, चेंज भी करता है। 5 साल का परमानेंट कार्ड भी आपको 5 साल का इनिशियल कार्ड आपको देता है जो कि परमानेंट नहीं होता, बाद में परमानेंट होता है लैंग्वेज टेस्ट देने के बाद। लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये कॉन्सेप्ट, ये शक कि हमारे जहन में अगर हम ये सोचें जिस तरह स्विट्ज़रलैंड एक्सेप्ट नहीं करता, जिस तरह फिनलैंड एक्सेप्ट नहीं करता, जिस तरह नॉर्वे एक्सेप्ट नहीं करता, डेनमार्क, लेकिन स्वीडन में भी यूरो नहीं है लेकिन वो एक्सेप्ट करता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन ऑल दोज कंट्रीज लिस्ट के जब आप इन कंट्रीज़ में जाके कार्ड चेंज करते हैं कौन से मुल्क आपको एक्सेप्ट करते हैं, कौन से मुल्क सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय यूनियन सिटीजनशिप के कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं, सो दैट बिफोर मूविंग यू हैव एन आइडिया ऑन दैट। क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ों का स्पेन से निकलने के बाद ही पता चला। पहले मेरे जहन में यही था कि कोई भी कंट्री या यूरोपीय यूनियन का वो इस कार्ड को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले आपके पास किसी भी यूरोपीय यूनियन स्टेट का परमानेंट यूई कार्ड है। दोबारा से मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, परमानेंट यूई का होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ओनली परमानेंट कार्ड मिलता है, यूई का चेंज करवाना पड़ता है। जिस तरह के स्पेन में 6 नॉमिनल 6 सैलरी शीट, अगर आपका बिजनेस है तो 2 त्रिस्मिस्ते लगा के चेंज हो जाता है और वही परमानेंट कार्ड आपको यूई के दरेचों के साथ मिल जाता है। इटली में डायरेक्टली ही वो कार्ड दिया जाता है, पुर्तगाल में डायरेक्टली ही जो परमानेंट कार्ड है वो आपका यूई कार्ड है, फ्रांस का जो कार्ड है वो डायरेक्टली ही जो परमानेंट कार्ड है यूई कार्ड है, जर्मनी का जो कार्ड है परमानेंट कार्ड वो डायरेक्टली ही यूई कार्ड है। तो जब मैं स्पेन से फॉर एग्जांपल मूव होता हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाता हूँ। स्विट्ज़रलैंड अब आपको पता है कि वो शेंजन स्टेट में तो आता है, वीज़े पे किसी भी एक शेंजन स्टेट के कंट्री का वीज़ा हो आप स्विट्ज़रलैंड में सफ़र कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते। आप अपना परमानेंट रेजिडेंस यूरोपियन कार्ड चेंज नहीं करवा सकते। आपके पास नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप होना ज़रूरी है यूरोपीय यूनियन का। पहले मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, लेकिन यस दिस इज़ ट्रू
ऑस्ट्रिया में बड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, नॉर्मली वो इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करते, डिनाई नहीं करते, लेकिन जब चेंज करने की बारी आती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। स्विट्ज़रलैंड टोटली इनकार करता है इस चीज़ का, वो एक्सेप्ट नहीं करते। नॉर्वे के कानून में मैंने पढ़ा था बिल्कुल लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर, देयर वाज वन वेबसाइट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लेकिन कल का मैं थक गया हूँ सर्च कर करके, मुझे अभी तक नहीं मिली। फर्दर जो मैंने डिटेल्स चेक की हैं, नॉर्वे भी इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। ओनली यूरोपीय यूनियन सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो फिर आपका स्टेटस वहाँ पे चेंज होगा या आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। डेनमार्क भी एक्सेप्ट नहीं करता, इन ओपन वर्ड्स दे डोंट एक्सेप्ट। फिनलैंड एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीडन एक्सेप्ट करता है, बेल्जियम एक्सेप्ट करता है, जर्मनी एक्सेप्ट करता है, फ्रांस एक्सेप्ट करता है, डिपेंड करता है। और इन कंट्रीज़ में भी इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये पहला कार्ड ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री पहला कार्ड साल का दे। जर्मनी में 100% श्योर है कि आपको पहला कार्ड 1 साल का ही मिलेगा, आपका यूरोपीय यूनियन कार्ड चेंज होने के बाद वो 1 साल वैलिड होगा। उसके बाद आपने रीन्यू करवाना है आपको 2 साल का, फिर 3 साल का, उसके बाद जाके परमानेंट कार्ड की बारी आएगी जहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज B1 का सर्टिफिकेट चाहिए साथ में। फ्रांस जो है वो आपको पहला कार्ड 2 साल का देता है। उसके बाद बेल्जियम में पहला कार्ड साल का है, हॉलैंड में पहला कार्ड 2 साल का है, और हॉलैंड में आप 5 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। हॉलैंड में आपके पास सैलरी का प्रॉब्लम आता है, आपको सैलरी जो है वो 2500 यूरो प्लस होनी चाहिए, आपकी इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए। हॉलैंड उन मुल्कों में से है कि अगर आपकी मंथली सैलरी कम होगी या आपकी इनकम कम होगी तो आपके वो पेपर रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जर्मनी में पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मिनिमम 2000 यूरो ब्रूटो मीन्स के 11 यूरो पर आवर बनता है। अगर आप एक महीने का हिसाब लगाएं तो टैक्स के साथ जो सैलरी है 2000 यूरो अगर आपकी हो तो आपका पेपर चेंज हो जाते हैं 2 से 3 माह में। फ्रांस में 2200 यूरो है जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो बेल्जियम में 2500 यूरो तक रिक्वायरमेंट है। स्वीडन का भी यही है, स्वीडन में 2000 यूरो के वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके पेपर चेंज नहीं होते। यू शुड हैव टू गेट समथिंग मोर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी शीट्स, फाइनेंशियल रिव्यू जो आपका है। और लेकिन ये है इन सारे कंट्रीज़ में 2 से 3 माह के प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो पहले मेरे साथ भी ये हो चुका है, मुझे मिसकॉन्सेप्शन था कि फॉर एग्जांपल एवरी कंट्री इन यूरोपीय यूनियन, क्योंकि अगर आपके पास शेंजन का वीज़ा है, आपको स्पेन ने इशू किया है, ऊपर लिखा हुआ है शेंजन स्टार्टन, या आपको जर्मनी ने इशू किया है शेंजन स्टेट्स का है, तो आप किसी भी 28 यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। आप पोलैंड में जा सकते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड में जा सकते हैं, स्कैंडिनेविया में जा सकते हैं। स्कैंडिनेवियन ये जो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे कंट्रीज़ हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अभी भी करेंसी यूरो अडॉप्ट नहीं की हुई उन्होंने, और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आपको वर्क की काम की इजाज़त नहीं देते। तो हर लिहाज से हर जगह पे बहुत सी चेंजिंग्स हैं, कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते। जिस तरह आजकल पिछले महीने से आपको भी पता है, आप भी न्यूज़ देखते होंगे कि डेनमार्क इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोपीय यूनियन कि जो सीरियन रेफ्यूजीज़ के जो एजाइलम कार्ड्स हैं दे आर रिजेक्टिंग देम, एंड इवन अगर आपके पास वैलिड कार्ड है तो दे आर जस्ट रिवोकिंग देम एंड दे आर गोइंग टू डिपोर्ट ऑल द रेफ्यूजीज, दे डोंट वांट देम एनी मोर इन देयर कंट्री। वो मसलन हर कंपनी की, हर कंट्री की, हर सिस्टम की अपनी पॉलिसी है। अभी पिछले दिनों बॉर्डर कंट्रोल नॉर्मली यूरोपीय यूनियन में नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से या रेफ्यूजी स्टेटस में आके बहुत से कंट्रीज़ ने ऐसा निज़ाम शुरू किया था कि वो बॉर्डर चेक करते थे। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल कंट्री। एट द मोमेंट जहन में रखिए, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, दे डोंट एक्सेप्ट। ऑस्ट्रिया नॉर्मली एक्सेप्टेड लिस्ट में है, लेकिन ऑस्ट्रिया में भी पेपर्स में बहुत प्रॉब्लम आता है। जितने मैं केसेस जानता हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं या जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है, पेपर जमा वो कर लेते हैं, बाद में पेपर नहीं देते। आपका कार्ड जो है यूरोपीय यूनियन का, स्पेन का परमानेंट कार्ड है, तो अगर आपके पास जॉब भी है तो फिर भी वो चेंज नहीं करते, थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। सो बिफोर टेकिंग एनी स्टेप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे आपका दोस्त कुछ कह रहा है या मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, सो दिस इज़ योर ड्यूटी, यू आर गोइंग टू चेंज, स्विच योर कंट्री। आप एक दफ़ा ट्रैवल ज़रूर करें,
आप एक दफ़ा उस इलाके में, उस दफ्तर में, उस निज़ाम में ज़रूर एंटर हों, इसकी बजाय कि आप अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया करें, अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप रेजिडेंस कार्ड के लिए एप्लीकेशन देंगे चेंज करने की, तो जब तक वो पास नहीं हो जाएगा आप लीगल काम नहीं कर सकेंगे। So that is very important before to know the real situation। ये ना हो आप इसी गलत फहमी में रहें कि मैं यूरोपीय यूनियन में हूँ, मेरे पास परमानेंट कार्ड है तो मैं वो किसी भी कंट्री में चेंज करवा सकता हूँ। जिस तरह के इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में पहले और बात थी, अब आफ्टर 31 दिसंबर इवन इफ़ यू हैव यूरोपीय यूनियन सिटीजन नेशनलिटी आपके पास, तो थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर। और परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन का, तो उस पर बहुत, बल्कि वो भी नामुमकिन में से है। वो भी आप ये समझ लें कि नॉर्वे में और स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की लिस्ट, इंग्लैंड उसी लिस्ट में आता है। हॉलैंड का बहुत से पेपर्स चेंज हुए हैं, मैं पर्सनली ऐसे दोस्तों को जानता हूं, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, हॉलैंड में आपको एक अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और दे आर मोर स्ट्रिक्ट in that terms to get more new people within यूरोपीय यूनियन। अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, तो अगर नेशनैलिटी है फिर तो कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप अगर कंट्री चेंज कर रहे हैं, सो यू आर डूइंग इट फॉर गेटिंग बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन। या अगर आपके बच्चे साथ हैं, तो जो स्पेन में मेरे दोस्त रहने वाले हैं वो जानते हैं कि बच्चों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 6 तक, प्राइमरी तक तो हर चीज़ फ्री है, बाद में जाके चार्जेस शुरू होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। प्लस अगर वहाँ की लैंग्वेज आप कर लें तो बाद में जॉब्स का मसला आता है, बिज़नेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और इन दोनों थोड़ी सी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल वाइज वो मुल्क थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, स्पेशली ड्यू टू कोरोना आफ्टर 2 और 3 ईयर्स लॉकडाउन। तो बेहतर हम यही सोचते हैं कि यार चलें, हमने जैसा भी टाइम पास किया है, वी डू आवर बेस्ट कि जो हमारे बच्चे हैं वो चीज़ ना फेस कर सकें। सो इन दैट रिगार्ड मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा कंपैरिजन भी किया हुआ है वीडियोस में कि विच कंट्री इज़ बेटर इन दैट इफ़ यू आर गोइंग टू लोकेट, आई मीन रीलोकेट। जो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये कंट्री बड़े तन्हाई वाले हैं, एक आपको टोटल कम्युनिटी से सेपरेट कर देने वाली चीज़ है। हैं बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, बड़ा होल्ड है पाकिस्तानियों का, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट यू इन शेप कि आप उस कंडीशन में आएँ। जर्मनी में थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं, मल्टी कल्चरल है, बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आई मीन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। पढ़ाई के लिहाज से दे आर टोटली फ्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑफ किड्स व्हाटसएवर दे वांट। सो दिस इज़ माय थिंकिंग। अगर आप मूव कर रहे हैं तो एक दफ़ा जर्मनी को ज़रूर विज़िट करें। और आप डायरेक्टली कभी भी ये नहीं सोचें कि 5,000 यूरो। जर्मनी में मैंने ये एक ब्लॉग अपलोड, वीडियो अपलोड करूंगा मैं, कि जर्मनी में जो सैलरी है वो क्या है, आप कितना कमा सकते हैं, क्या सैलरी कंडीशंस हैं। तो जो 5,000 यूरो सैलरी का आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, यू जस्ट गेट 3,400 यूरो इन अकाउंट आफ्टर गेटिंग ऑल द सेल्स टैक्स, आफ्टर इनकम टैक्स एंड ऑल दैट स्टफ। आपका सारा टैक्स कट के अगर आप क्लास 1 में हैं तो आपको 3,400 यूरो मिलेगा। तो दैट इज़ समथिंग, ए ब्यूरो जॉब सैलरी ऑफिशियल लेवल पे 5,000 यूरो। नॉर्मली हर बंदे को तो नहीं मिलती 60,000 यूरो पर ईयर। जो यहाँ पे मिनिमम सैलरी है, मिनिमम वेज है, वो 2,000 यूरो ब्रूटो है। उसमें से टैक्स कट के आपके अकाउंट में 1,500, 1,550 यूरो आते हैं क्लास 1 के साथ। सो स्वीडन में अगर आप देख लें तो स्वीडन में इससे ज़्यादा टैक्स है। तो कुछ कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हम देखते हैं कि यार वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, लेकिन हमें बताने वाले इसकी पूरी डिटेल नहीं बताते कि अगर सैलरी ज़्यादा तो उसमें से टैक्स भी ज़्यादा कटेगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक वक्त में ऑप्शंस ज़्यादा मौजूद हैं कि मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर लूँगा। स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली में ये कंडीशन नहीं है। विद इन I think, I know, I have spent 8-10 years in Spain. If you have 10 to 15,000 euro, you can start a very reasonable business. A mobile shop, a kebab shop, a fruit shop you can start with. But in these countries आप नहीं कर सकते। इन मुल्कों में आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए, अर्निंग भी ज़्यादा है, मुनाफा भी अच्छा है, लेकिन टैक्सेस भी ज़्यादा हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इस डिटेल पे मैं फर्दर बात करूंगा, ये टोटल एक सेपरेट टॉपिक है। आज मैंने आपको बस ये बताना था कि बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि 28 कंट्रीज़ में से कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स हमारे यूरोपीय यूनियन के एक्सेप्ट करते हैं, कौन से नहीं करते। तो वो मैंने आपको 5-6 मुल्कों के नाम बता दिए हैं। आप वीडियो दोबारा वॉच कीजिए इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।
for having me for so long time. And please like my video, share my message, subscribe to my channel. Inshallah I will keep in touch with you and I will keep updating new details. और फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. I will reply. I will be happy to reply on you there. अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह. अल्लाह ताला की ज़ात मेरी और आपकी हमेशा हिफाजत करें, हमें सेहतमंद ज़िंदगी नसीब करें इंशाअल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.